Hello everyone, myself Rakhi Miti, Assistant Professor, Department of Chemistry, GDB Girls College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपकी गैसियस स्टेट। इसकी मैंने आपको 4 यूनिट्स ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये हमारी लास्ट यूनिट है। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं: ठोस, द्रव व गैस। इनमें से ठोस व द्रव के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो आयतन निश्चित नहीं होता है। समस्त पदार्थों के कण गति में तो रहते हैं, लेकिन अंतराण्विक दूरी कम होने के कारण ठोस व द्रव में ये मुक्त गति नहीं कर पाते हैं, जबकि गैसों में इनके मध्य अधिक दूरी होने के कारण ये मुक्त विचरण करते हैं और जितना स्थान उपलब्ध होता है ये उस सारे स्थान में फैल जाते हैं। गैसों की इन विशेषताओं के कारण ही गैसों की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, सामान्य इन पे सब नियम लागू होते हैं। गैसेस 2 तरह की होती है: आदर्श गैस और वास्तविक गैस। ठीक है, अब हम गैसेस के टाइप्स के बारे में बात करें। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस उन गैसों को कहा जाता है जो समझदाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन केवल निम्न दाब और उच्च ताप पर ही करती हैं। वस्तुतः समस्त गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैसें होती हैं, जबकि उच्च दाब और निम्न ताप पर वास्तविक हो जाती है। आदर्श गैस समीकरण निम्न गैसीय नियमों के संयोग से बनती है। फर्स्ट, बॉयल्स लॉ। सन 1660 में रॉबर्ट बॉयल ने गैसों के संदर्भ में कुछ प्रयोग दिए और एक नियम बताया। उस नियम के अनुसार कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित संहति का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन जो है वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू द 1/P। इट मीन्स PV इज इक्वल टू K या P1E1 इज इक्वल टू P2E2, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है। यदि हम दाब और आयतन के बीच एक वृत्त खींचे तो हाइपरबोलिक वृत्त प्राप्त होता है। इसे आइसोथर्म वृत्त भी कहा जाता है। यदि P और 1/V के मध्य किसी ताप पर वृत्त खींचा जाए तो शून्य से निकली हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यदि स्थिर ताप पर PV तथा P के मध्य वृत्त खींचा जाए तो दाब के अक्ष के समानांतर रेखा प्राप्त होती है, जो कि आपको डायग्राम में क्लियर है। दूसरा रूल्स है आपका चार्ल्स गे लुसाक नियम। चार्ल्स ले गुसाक नियम ने आयतन का टेम्परेचर से संबंध बताया। इसमें आयतन का वॉल्यूम से संबंध था, इसमें इन्होंने आयतन का टेम्परेचर से संबंध बताया। इसके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित संहति का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, कि उसका जो परम ताप है उसके समानुपाती होगा। इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू द T, या V/T इज इक्वल टू K, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जहाँ पर K एक स्थिरांक है। यदि ताप और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसा कि आपको बिल्कुल हमने डायग्राम में बता रखा है। थर्ड आती है कंबाइंड गैस इक्वेशन, संयुक्त गैस समीकरण। यदि बॉयल्स और चार्ल्स दोनों नियमों को मिला दीजिए तो आपको संयुक्त गैस समीकरण प्राप्त होगी। चार्ल्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू T और बॉयल्स लॉ कहता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो V प्रोपोर्शनल टू T/P हो गया, या PV इज इक्वल टू KT। तो PV इज इक्वल टू KT या P1E1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यह कहलाती है आपकी कंबाइंड गैस इक्वेशन। ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। बायस लॉ पूछ सकते हैं, चार्ल्स ले गुसाक लॉ पूछ सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने गैसों की मात्रा और अणुओं की संख्या में संबंध बताया। ये कहता है नियम कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। किसी गैस के 1 मोल विद्यमान अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। चूंकि यह एक स्थिर संख्या है, इसलिए इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? Na के द्वारा। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, विभिन्न गैसों के नमूनों में यदि अणुओं की संख्या बराबर है तो समान ताप और दाब पर भी समान आयतन को घेरेंगी, या किसी गैस के 1 मोल का आयतन उतना ही है जितना ताप और दाब की समान परिस्थितियों में किसी भी गैस के अन्य मोल का आयतन हो।
किसी मोल क्या है? किसी गैस के 1 मोल से तात्पर्य है कि उस गैस का 1 ग्राम अणुभार, जब अणुभार को ग्रामों में प्रदर्शित किया जाए तो उसे 1 ग्राम अणुभार कहते हैं। मोल की आधुनिकतम परिभाषा के अनुसार 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितने की C12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणु की है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडल ताप पर समस्त गैसों के 1 ग्राम अणुभार या 1 मोल का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडल ताप को ताप व दाब की सामान्य परिस्थिति में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर NTP कहते हैं। तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार NTP पर समस्त गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब आजकल हम NTP के स्थान पर STP लेते हैं। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडल ताप को STP माना जाता है। एवोगैड्रो के नियम को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि SATP का मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार ताप को कहा जाता है। तो एवोगैड्रो का नियम ये भी हो सकता है कि SATP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 24.789 लीटर होता है। गणितीय रूप से स्थिर ताप और दाब पर V प्रोपोर्शनल टू द N। तो आदर्श गैस समीकरण V प्रोपोर्शनल टू द T/P था, V प्रोपोर्शनल टू NTP/P या V इज इक्वल टू RNT/P या PV इज इक्वल टू NRT। और यदि 1 मोल है, N इज इक्वल टू 1 है, तो PV इज इक्वल टू RT। यह हमारी आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। R को हम गैस स्थिरांक कहते हैं और इसका मान सभी गैसों के लिए समान होता है। R की विमा यदि आपको ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे? PV इज इक्वल टू NRT। तो R इज इक्वल टू हो गया PV/NT, यानी कि दाब इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप, बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप। इन सब की यूनिट्स आप रखेंगे। उसके बाद में R की जो विमा आएगी वो आती है कार्य या ऊर्जा पर मोल पर केल्विन। कार्य की वही विमाएँ होती हैं जो ऊर्जा की होती हैं। विभिन्न इकाइयों में R का मान डिफरेंट एटमॉस्फेयर में है। यदि आप लीटर एटमॉस्फेयर में लेंगे तो आपके पास आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर K इनवर्स मोल इनवर्स। यदि आप SI पद्धति में लेते हैं तो 0.083143 बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स K इनवर्स। यदि आप CGS पद्धति में लेते हैं तो R की वैल्यू आती है H.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यदि जूल में लेते हैं तो 1 R की वैल्यू आती है H.314 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स। और कैलोरी में इसकी वैल्यू यदि हम निकालने बैठते हैं तो वो हमारे पास आती है 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स K इनवर्स। तो R की वैल्यूज़ डिफरेंट आपकी हर यूनिट्स में इस तरीके से है। नेक्स्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या क्या है? प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहा जाता है। किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन ये अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं। गैसों के अणुओं की सूक्ष्म, गोल और कठोर के रूप में कल्पना की गई है, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। गैस के अणु लगातार गति में रहते हैं, ये हर संभव दिशा में गति करते हैं। इनका वेग बहुत अधिक होता है और चाहे कोई भी दिशा हो, ये सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं या किसी भी अन्य दिशा में, लेकिन पुनः सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल का अनुभव करती हैं और इकाई आयतन पर गैस के अणु द्वारा लगाया जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ भी माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। गैस के
अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते हैं, अतः अणु के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य है उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। अब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैसेस। माना कि घन के आकार में एक बॉक्स है जिसमें कि एक गैस हमने भर रखी है, ये क्यूब इसमें आपको मिल गया। बॉक्स की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर, गैस में विद्यमान अणुओं की संख्या n, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m ग्राम और माध्य वेग Vx है। माना कि एक अणु घनाकार बॉक्स की आमने सामने की दो दीवारों के मध्य गति करता है। बार बार वह A और B के साथ टकरा रहा है। टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः टकराने से पहले और टकराने के बाद का वेग वही रहेगा, बस दिशा विपरीत हो जाएगी। तो दीवार A पर अणु के द्वारा टकराने से पूर्व संवेग mvx, टकराने के बाद माइनस mvx, संवेग में परिवर्तन mvx माइनस mvx इज इक्वल टू 2mvx। A और B के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है, अतः एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर लगाने के लिए उसे 2L दूरी तय करनी पड़ेगी। वेग Vx है, तो 2L दूरी तय करने में लगा समय 2L/Vx होगा। एक चक्कर में लगने वाला समय 2L/Vx है, तो एक सेकंड में जो टक्कर होंगी वो होगी Vx/2L। एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx, तो एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पे होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx इंटू Vx/2L इज इक्वल टू mvx²/L। चूँकि अणु दीवार A से टकराने के बाद दीवार B पर टकरा रहा है, अतः जितना संवेग परिवर्तन दीवार A पर हो रहा है उतना ही दीवार B पर भी होगा। एक सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx²/L। पूरे बॉक्स में समकोणों पर स्थित तीनों x, y, z व कुल 6 दीवार के बीच 3 युग्म है, तो एक अणु के लिए इन तीनों अक्षों पर गति की संभावना बराबर रहती है। अतः पूरे बॉक्स में एक अणु द्वारा एक सेकंड में होने वाला परिवर्तन 2mvx² प्लस 2mvy² प्लस 2mvz² या 2m/L Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² या 2m/L V²। यहाँ V वर्ग माध्यम मूल वेग या RMS कहलाता है। चूँकि बॉक्स में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या n है, अतः एक सेकंड में होने वाला कुल संवेग परिवर्तन 2mnv²/L कहलाता है। और संवेग परिवर्तन की दर को हम जानते हैं बल कहते हैं, तो बल इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर या F इज इक्वल टू 2mnv²/L। तो दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, तो इक्वल टू F/A। चूँकि घन में कुल 6 दीवारें हैं और प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल L² है, तो A इज इक्वल टू 6L²। तो P इज इक्वल टू निकाल लीजिए आप 2mnv²/L इंटू A और 2mnv²/6L³ या P इज इक्वल टू 1/3 mnv²/V या PV इज इक्वल टू 1/3 mnv²। ये गैस की अणुगति समीकरण कही जाती है। सबसे पहला बॉयल का नियम। अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहितों के अनुसार गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उनके परम ताप के समानुपाती होती है, हाफ mv² प्रोपोर्शनल टू T या हाफ mv² इज इक्वल टू kT। बोथ साइड्स 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो PV इज इक्वल टू 2/3 nKT। n स्थिरांक है, K स्थिरांक है, 2/3 स्थिरांक है, ठीक है, और T भी स्थिरांक रहेगा, तो PV इक्वल टू स्थिरांक। ये बॉयल्स लॉ है। सेकेंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ V/T इज इक्वल टू 2/3 NK इंटू P, यानी V/T स्थिरांक है। आदर्श गैस समीकरण में यदि 2/3 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू R है, तो PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आइडियल गैस समीकरण है। अवोगाड्रोस लॉ। माना कि दो गैसें हैं, एक फर्स्ट और सेकेंड, P और V के आयतन की समान परिस्थितियों के लिए PV इज इक्वल टू 1/3 m1n1 v1² या PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2 v2²। दोनों को बराबर रखेंगे, गतिज ऊर्जा भी समान होगी, टेम्परेचर समान है, तो n1 इज इक्वल टू n2, अर्थात ताप दाब व आयतन की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों में विद्यमान अणुओं की संख्या भी समान होती है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। माना Ke1² Ke2² और Ke3²
गतिज ऊर्जा वाली गैसों का मिश्रण है। तो गतिज समीकरण के अनुसार गतिज ऊर्जा कुल होगी के इज इक्वल टू ke1 प्लस ke2 प्लस ke3 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ग्राहम का विस्तरण नियम। अणुगति समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल टू 1/3 mn_v स्क्वायर या mn इज इक्वल टू कैपिटल M, तो V इज इक्वल टू √3p/t। चूँकि विस्तरण की दर अणुओं के वेग पर निर्भर करती है तो R प्रोपोर्शनल टू V या R इज इक्वल टू 3p/d या R √1/√d, तो R1/R2 इज इक्वल टू √d2/dt। फिर है गतिज ऊर्जा व ताप। अणुगति समीकरण से किसी अणु की गतिज ऊर्जा और ताप के संबंध को भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी अणु की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या PV इज इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2/3 n इंटू गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो गया 3pv/2n। तो आदर्श गैस समीकरण से PV इज इक्वल टू nRT या PV/n इज इक्वल टू RT। तो गतिज ऊर्जा हो गई 3/2 RT 1 मोल के लिए, 3/2 nRT n मोल के लिए, 3/2 kT जहाँ पे k है R/A, तो गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू द T। इसी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा उनके परम ताप के समानुपाती होती है। तो ये हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।